हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको बताया, बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व सेकंड, और उसी में हम लोग आपका बात कर रहे हैं जर्मनी और इटली का एकीकरण। कल हम लोग आपका जर्मन का एकीकरण देख चुके हैं। जर्मन का जो आपका एकीकरण था उस पर भी हम लोग बात कर लिए थे। अभी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, हम उनको देखेंगे, और छोटा जो था एक बार हम अपना पुराना उसमें रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो हम लोग अपना चलते हैं डिजिटल अपना बोर्ड की तरफ और हम लोग अपने चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, कल जो हम लोगों ने आपका पढ़ा तो जर्मनी का हमने एकीकरण पढ़ा और जर्मनी में राष्ट्र में सेना के निर्माण क्यों हुआ था इसके विषय में हम लोग आपका देख लिए, और इसके साथ इटली को भी हम लोग देख लिए और कैसे जो आपका मिरर महल था उसको हम लोग पढ़े। इटली की पूरी कंडीशन को हम लोग आपका देख चुके थे कि जो आपका प्रशा कैसे छोटे छोटे स्टेट में बाप का बटा हुआ था। क्लियर है? हमने प्रशा को देख लिया। ब्रिटेन की जो अजीब दास्तान थी हमने उसको भी पढ़ लिया। अजीब दास्तान को हमने वो आपका देख लिया। अजीब दास्तान के साथ आज हम लोग इसमें बात करेंगे राष्ट्र की दृश्य कल्पना की। इसी में सब यूनिट है 5 और हम लोग इसमें बात करेंगे राष्ट्र की कल्पना। जो राष्ट्र की कल्पना के ऊपर हम लोग इसमें बात करने वाले हैं और उसको हम लोग एक एक करके थोड़ा सा गौर करके भी हम लोग इसमें देख लेंगे और इन चीजों पर बात भी करेंगे। देखिए, किसी राष्ट्र को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है। कह रहे कोई भी राष्ट्र हो, आप उस राष्ट्र को किसी शासक को आप मूर्ति के रूप में आप अभिव्यक्त इंडिकेट कर देते हो, बड़ा आसान है। किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जाए ये अपने आप में कठिन है। यानी कि आपने किसी राष्ट्र की कोई मूर्ति आपने इमेज बना दी हो तो बड़ा आसान है, कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको राष्ट्र को मूर्त रूप देना ये अपने आप में सबसे कठिन काम है। समझ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कैसे कठिन रहा होगा? ठीक है, ये हमको देखना है। अब इसके थोड़ा आगे आप बढ़ोगे तो और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको क्लियर इसमें हो जाएंगी। कह रहे हैं कि 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक राष्ट्र के कुछ यूं आपके चित्रित किए जैसे वहां का कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया गया। राष्ट्र को व्यक्ति को जमा पहनाते हुए नारी के रूप में चुना और वह असली जीवन का कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास कर रही थी। क्या कर रहे थे कि जो हमारा राष्ट्र है उसका जो अमूर्त रूप है उसको आपका बनाने का प्रयास कर रही थी। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक है। कह रहे जो नारी है उसका जो छवि है वो आपका राष्ट्र की रूपक है। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए नारी रूप का प्रयोग किया है। कैसे किया है कि हम लोग ये सारी चीजें हैं और हमको आपका नारी के रूप में प्रयोग किया। इन आदर्शों को विशेष वस्तु या प्रतीक वस्तु किया गया है। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है। इंसाफ के आमतौर पर ऐसी महिला आपका प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वहां आपके तराजू लिए हुए हैं। कैसे हैं? वहां पर आपका पट्टी बनी हुई है और वह आपका जो है अपने तराजू लिए हुए हैं। इस प्रकार के नारी रूपक का आविष्कार आपके कलाकार के 19वीं सदी में किया गया है। कैसे किया गया है? कलाकार को आपका 19वीं सदी के रूप में किया गया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियान का नाम दिया गया है। कैसे दिया गया है? मरियान का आपका नाम दिया गया। राष्ट्र जन के विचारों को रेखांकित किया गया है। उन्हें चिन्ह भी स्वतंत्रता भी आपके गणतंत्र है। लाल टोपी, तिरंगा और कालीन मरियान की प्रतिमा सार्वजनिक चौराहे पर लगाई गई है ताकि जनता को एकता के राष्ट्र के प्रतीक की याद रहे।
कैसे रहे? राष्ट्र का जो प्रतीक है आपकी उसकी याद आती रहे, ठीक? और लोग उसे क्या करें? तादाद में स्थापित किए। मरियान की छवि सिक्कों और डाक पर अंकित की गई थी। इस तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का एक रूपक बन गई। कैसे बन गई? जर्मेनिया जो है एक इस तरह का जो राष्ट्र रूपक है उसके रूप में आपका बन गई। चतुरार्थ अभिव्यक्ति में जर्मेनिया बतूल वृक्ष के पत्तों पर आपका मुकुट पहने हुए, क्योंकि जर्मन मतूल वीरता का प्रतीक है। रूपक क्या होता है? किसी अमूर्त, अमूर्त मतलब जो दिखाई ना देती को किसी व्यक्ति या चीज से इंगित करने का जो आपका रूपक है वो हमको विशेष रूप में आपका दिखाई देती है। देख लिया अमूर्त? एक बार इमेज को देख लीजिए। इसको कौन सी ऐसी जो इमेज लगी हुई थी ये आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए इस पर गौर करें। अब क्या कह रहे हैं थोड़ा सा इसको देखिए। टूटी हुई बेड़ियां का मतलब है आजादी मिलना। अब इसमें कुछ आपके प्रतीक अर्थ हैं जिनका आपको मीनिंग समझना है। शब्दों के बीच में कहीं आ रहा है, बेड़ियां टूटी हुई। बाज का पक्ष यानी कि जर्मन साम्राज्य का प्रतीक है शक्ति का। बतूल पत्तों के मुकुट यानी कि बहादुरी। आप देखिए ये पहने हुई है ना, ये जो आप इनके हेड पर देखिए ये पत्ते हैं, तो ये बहादुरी का प्रतीक है, ठीक है। अब देखिए तलवार मतलब मुकाबले के लिए बाप की तैयारी है। तलवार लुपटी जैतून डाली शांति का चिन्ह है। लाल काला हरी सुनहरी ये क्या है? 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादी का झंडा है। और जर्मन राज्य में ड्यूक्स में आपका प्रतिबंध घोषित कर दिया है। उगते हुए सूर्य की किरण है और एक आपका नया सूत्रपात है कि उगते हुए सूर्य की किरण है और एक आपका नया सूत्रपात है, ठीक। इन सबको द फ्लेमिंग जर्मेनिया, तो द फ्लेमिंग जर्मेनिया को आप अच्छे से देख सकते हैं। क्या है? इसको घूम भी सकते हैं और इस पर बात कर सकते हैं। एक इमेज है आपका जर्मेनिया गाइड्स द राइन, यानी कि राइन नदी पर फहराती देती जर्मेनिया। अब देखिए इस इमेज को देखिए आप थोड़ा सा गौर करके, थोड़ा सा ये देखिए। उस समय किसी चित्रकार ने इसको बनाया है और आप इसको देख सकते हैं कि कैसे ये सब अपने युद्धों के लिए खड़े हैं। आप इसके साथ हम लोग अगले पार्ट पर बढ़ेंगे, लेकिन अगले पार्ट को बाप का बढ़ने से पहले हम लोग आपका इसमें थोड़ा सा एक बार पीछे की हिस्ट्री को आप नजर दौड़ाएंगे। चित्रकार आपको बनाया है लॉरेंज, आपका लॉसेन ने या आपका चित्र बनाने का काम सौंपा था। और आप देखते हैं कि इसमें जो आपकी जर्मेनियाई जो आपकी तलवार है वो किसके हाथ में है। आप इसको बहुत अच्छे से आपका देख सकते हैं कि किसने इस तलवार को सौंपा हुआ है, ठीक है। और इन सब चीज़ों को आपके सामने जो है हूबहू ये सारी चीज़ें आपके दिखाई पड़ी हैं। आप इनको बहुत अच्छे से गौर कर देख लीजिए, बात कर लीजिए, ठीक। अब आपने कल एक शब्द किया हम पढ़ रहे थे, गैरी बाल्डी को हम लोग आपका देख रहे थे, ठीक है। गैरी बाल्डी को सेंड्रियान आपका आपके पीमेंट के राजा थे, ठीक। वो क्या कर रहे हैं? इटालियर को आपका जूता आपके पहनाने में मदद कर रहे हैं, ठीक। चलिए तो ब्रिटेन की अजीब दास्तान को भी हमने पढ़ा है, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण को हमने देखा था कि कैसे उस समय व्यंग का चित्र कसा हुआ था, प्रेशा कैसे युद्ध कर रहे थे, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मन इटली का जो राष्ट्र है उसका निर्माण किस प्रकार हुआ। तो कल हमने इन सभी पर आपका गौर कर हम लोगों ने बात की और एक एक करके हमने कल इनको देखा था। चलिए तो राष्ट्र को हमने इसको देख लिया, यूरोप में है और हम इन सबको भी आपका देख चुके थे। इस पूरे महल को भी हमने देखा था कि कैसे लोग खड़े हुए थे और कैसे एकीकृत होकर आपका असेंबली में इकट्ठे हुए थे, लोग अपनी मांगों को रख रहे थे। इतना हम लोग इसमें देख चुके थे। नए शब्दों के हमने देखा कि फ्रांसीसी उदारवादियों में किस तरह से वहाँ क्रांतिकारी बने, कैसे वहाँ के कृषक आंदोलन पर बाप का उतर गए थे, कैसे खाने पीने की बेरोजगारी की स्थिति थी, भूख और कठिनाइयों में कैसे लोगों ने आपका जन विद्रोह किया। इन सभी को हमने इसमें देखा और किस तरह की स्थिति में वो अपना जीवन जी रहे थे। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना क्या थी,
उसको देखा, और क्रांतिकारियों का जो युग है उसको भी देखा। कुलीन और मध्यम वर्ग, इतना हम लोग इसमें पूरा देख चुके थे। आइए इसमें अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो सीधा हम लोग इसमें चलते हैं। और जहां तक हमारा कंप्लीट हो गया है, इतना तो हम लोग आपका देख ही चुके थे हैं कि राष्ट्र की कल्पना में क्या चीज बाप का प्रतीकमान है। चलिए, द फ्लेमन जर्मेनियन ने भी एक इमेज बनाई, हताश हुए लोगों को आपको दिखाया गया है, ये देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद दोनों ही अलग अलग अपने आप में कल्पना है कि राष्ट्रवाद क्या है और साम्राज्यवाद क्या है। तो क्या कह रहे हैं कि 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह एक आशावादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। कह रहे हैं कि जिस तरह का हम लोग 19वीं सदी में अंतिम चौथाई में राष्ट्रवाद को का जो आदर्श और उदारवादी जो जनतांत्रिक भाव था वो नहीं रहा, सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्य वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया था। इस बीच के दौरान राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदर करते होते थे और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्ति ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्या कह रहे हैं, अधीन लोगों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया है। कैसे किया है? जो राष्ट्रीय आकांक्षाएं हैं उन सभी राष्ट्रीय आकांक्षाओं का उन्होंने इस्तेमाल किया है। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवाद का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। कह रहे जब आप स्टार्टिंग का दौर देखोगे तो जो आपका राष्ट्रीय आपका क्षेत्र है वो बाल्कन क्षेत्र था। बाल्कन क्षेत्र का पता है आपको? यूरोप में मैंने आपको बताया था, जो आपका बाल्टिक जो सागर है, बाल्टिक सागर के जो पास पड़ोस का क्षेत्र है वो सब उसी के अंदर आते हैं। देखिए कौन कौन सा है। इस भौगोलिक क्षेत्र में आपका विभिन्न जातीय विभिन्नता थी, जैसे आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अर्मेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, यूक्रेशिया, बोल्सेनिया, अजुयान, स्कॉर्बिया, सर्बिया, मार्टिग्रोन। और आपको पता होगा ये पूरा आपका नीचे का जो पार्ट है ये आपका यूनान, मैसेडोनिया और आपका यूक्रेश, सर्बिया, ये आपका यूनान है, पूरा यूनान के अंतर्गत था, ऐसा मान लीजिए। कह रहे हैं कि क्षेत्र के निवासी को आमतौर पर सवाला पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचार को फैलाने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन की काफी स्थिति थी। अब देखिए ये रूमानी क्षेत्र है और रूमानी के बाद क्या है, ओटोमन साम्राज्य को विघटन के लिए काफी विस्फोटक हो गई थी। तो सबसे पहले हमको रूमानी और इसमें क्या बोलते हैं ओटोमन साम्राज्य का क्षेत्र आपको देखना होगा। जब तक आप ये क्षेत्र नहीं देखोगे आपके लिए पूरा चीजें आप बड़े अच्छे से जो है इसमें नहीं बनेगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां पर है ये पूरा साम्राज्य। अब आपको वापस पुनः उसी मैप पर ले आना पड़ेगा, इसमें तो है नहीं। चलिए मैं आपको वापस, इसमें शायद हो। देखिए ये है बाल्टिक कंट्री, ये देख रहे हैं ये बाल्टिक सागर वाला। अब आपको पूरा दिखाना है थोड़ा सा तो पीछे ले आना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, ताकि आप इसको पूरी इमेज को अच्छे से समझ पाओ कि कहाँ पर आपका रूसी जो आपकी कल्पना है वो आपकी परप रही है और कैसे ही आपका जो है दूसरा बगल में जो राष्ट्रराज उत्पन्न हो रहा है उसको हमको देखना है। इसको हम ओटोमन कह रहे हैं। ये देखिए ये है रूसी साम्राज्य जिसकी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक। और ये है ओटोमन साम्राज्य। अभी हमने बाल्टिक कंट्री पढ़ी, सर्बिया को देखा, रोमानिया को देखा, बुल्गारिया को देखा, ग्रीस को देखा, साइप्रस को देखा, ये आर्मेनिया, जॉर्जिया, अब ये फारस लग जाता है इधर से, ठीक। ये पूरा हम लोग क्या है बेसिकली हम इसमें आपका ये सारी चीजों को हम लोग इसमें देख चुके हैं ना, इतने को क्लियर हुआ। तो अब आपको स्पेशल दिखाई देगा कि घटन की बात किसकी हो रही है। तो जो ओटोमन बाप का साम्राज्य है, इस ओटोमन साम्राज्य के विघटन की बात चल रही है। और किसके ऊपर बात कर रहे हैं? जो आपके रोमानी साम्राज्य है इसके ऊपर, ठीक। इनको हम लोग आपका बेसिकली गौर करके अपनी चीजों को बात कर रहे हैं और देख रहे हैं, ठीक। तो इतना हम लोग आपका
इसमें देख चुके हैं। देख लिया, अब चलिए वापस चलते हैं। अब आपको दोनों चीज बिल्कुल साफ क्लियर होगी होंगी। अब आपको किसी तरह का भी कोई वैसा विजुअलाइजेशन वाली आपकी प्रॉब्लम अब इसमें नहीं रहेगी, क्योंकि आप इसको अब अच्छे से देख चुके हैं, पहचान चुके हैं कि कहाँ पर किस तरह की चीजें हैं। अब क्या कह रहे हैं कि 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुविधाओं के जरिए मजबूत बनाना चाहा कि उनमें से बहुत कम सफलता मिली। एक बार के बाद उनके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीय और चुंगल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। बाल्कन लोग आजादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावे को राष्ट्र का आधार बना दिया। इसने इतिहास के इस्तेमाल को साबित कर दिया और वे कभी स्वतंत्र नहीं थे, किंतु पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। बाल्कन क्षेत्र विद्रोही राष्ट्रीय समूह को अपने संघर्षों को लंबे समय तक कोई आजादी को वापस प्रयास पाने के रूप में था। जैसे विभिन्न स्लावाय राष्ट्रीय समूह को अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे संकट में गया। बाल्कन एक दूसरे के भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य के लिए अपने से ज्यादा इलाकों में हथियारों को उम्मीद रखते थे। परिस्थिति और जटिल हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्ति के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार, उपनिवेश तथा सैनिक ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी, जिससे बाल्कन समस्या आगे बढ़ने लगी और प्रतिस्पर्धा खुलकर सामने आई। जर्मन, रूस, इटली, हंगरी की हर ताकत में बाल्कन की अन्य शक्ति को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। इससे पूरे बाल्कन क्षेत्र में युद्ध हुआ और आप देख सकते हैं कि साम्राज्य की जड़ें जो थी कैसे अपने आप में मिला दी गई। ठीक, और कैसे इसमें और क्या कह रहे हैं कि साम्राज्यवाद के जुड़ाव में 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। और कह रहे हैं यही जो आपका युद्ध हुआ, यही जो आपका गौर था इस समय, कौन कौन सा समय था ये, जब आपस में रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी अपने आप को हर ताकत में, बाल्कन की जो शक्ति है उनकी अपनी जो पकड़ है वो कमजोर हो रही थी, और जबकि वो अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहते थे। यही क्षेत्र हर तरफ एक नई दिशा में आपका बढ़ रहे थे। ठीक, इनको थोड़ा सा आपको समझने की और गौर करने की आवश्यकता है। अब आप एक बार इस मैप को थोड़ा सा आप नजर दौड़ाइए, और ये पूरी घटना अगर आप देखोगे तो कहाँ की दिखाई देगी? ये पूरी स्थिति इस पूरे क्षेत्र की, इसी में तो हलचल है। यही तो पढ़ रहे हैं हम। अब देखिए, ये आपका यूएस है, ये आपका कनाडा है, और ये अलास्का का रीजन है, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, देख रहे हैं? देखिए गौर करके, और कुछ पूछना है तो इसमें पूछ लीजिए। तो बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है आपका? चलिए ध्यान देते हैं। अब थोड़ा सा इसको लास्ट करते हैं क्योंकि चैप्टर आपका समाप्ति हो रहा है, इसको अंतिम की ओर है। कह रहे हैं लेकिन इस बीच विश्व में अनेक देश जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्ति और औपनिवेशीकरण किया, साम्राज्यवाद प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ साम्राज्यवादी विरोध आंदोलन विकसित हुए। इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे, वे सभी स्वतंत्रता राष्ट्र का विरोध निर्माण करने के संघर्ष में रहे। ये सभी सामूहिक राष्ट्र की एकता की भावना से प्रतीत था। समाजवाद विरोधी की प्रक्रिया उभरी। राष्ट्र में यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराया गया, क्योंकि हर जगह लोग अपने तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद को विकसित किया, मगर यह विचार समाज को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना और स्वाभाविक और सार्वभौम आपका मान लिया गया था। कैसे मान लिया? स्वाभाविक और अभी सार्वभौम आपका मान लिया गया। तो ये सारी इसके अंतर्गत चीजें हैं जो हमको आपका इसमें पूरी देखनी थी। तो इस तरह से जो आपका पूरा चैप्टर था मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, ये हमने देखा, और इसी में हमारा चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद। तो किस तरह से ये जो इमेज आपको याद होगी फर्स्ट डे वाली जो मैंने आपको बताई थी, अब आपको पूरा समझ आ गया होगा कि कैसे इसमें आपके बहुत सारे देश थे और कैसे कैसे वो किस लिए अपनी संधि समझौते पर थे। अब ये इमेज आपको पूरी अच्छी तरह से जो है इस लेक्चर में वो आपको क्लियर होगी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। पुनः अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो पहले
प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने पूरे यूरोप में जर्मन और इटली, फ्रांसीसी और इतावाली राज्य और रूसी आपका साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य की कंडीशन, बाल्टिक देश और उनकी स्थिति, वहाँ की समस्या, सामाजिक प्रारूप, पढ़ा लिखा वर्ग, उदारवादी, मध्यम वर्गीय, इन सभी के बीच संघर्ष को हमने देखा और कैसे नेपोलियन ने आपका फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से यूरोप पर सबसे अधिक कब्जा किया और उसके बाद कैसे राष्ट्र राज्य की कल्पना आई, इन सबको देखा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।